नमस्कार साथियों। जय जवान जय किसान। आपका स्वागत है हमारे चैनल टू मच डेमोक्रेसी में। साथियों, आज हम बात करते हैं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो संसद में अपने भाषण दिए थे उन भाषणों के बारे में। और आज हम वीडियो में ये कोशिश करते हैं कि उन्होंने जो सवाल पूछा, मुख्य तौर पर जो उन्होंने भाषण दिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो उन्होंने ये सवाल पूछा कि आखिर ये जो कानून है, ये 3 कृषि कानून जो सरकार लेकर आई है, उन कानूनों में आखिर काला क्या है। तो आइए हम उनको एक जवाब देते हैं, उनको एक संदेश देते हैं और उनको तथ्यों के साथ में ये बताते हैं कि इन कानूनों में आखिर में काला क्या है। तो साथियों, बात शुरू करने से पहले काला कानून और इसमें काला क्या है, आज चर्चा का विषय यह है। पहली बात, 26 जनवरी से पहले जो बातचीत चल रही थी, उस बातचीत के अंदर सरकार ने एक बात मुख्य तौर पर मानी। सरकार ने वो बात ये मानी कि भाई हमें ये लगता है कि इन कानूनों में संशोधन करने की जरूरत है। तो सरकार ने जब ये कहा कि इन कानूनों में संशोधन करने की जरूरत है, तो सरकार ने इसके साथ में ये भी मान लिया कि इन कानूनों में कई खामियां हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को अपनी ही कही हुई बात के द्वारा जवाब मिल गया होगा कि इन कानूनों में काला क्या है। दूसरी बात अगर हम करें तो ये जो 3 कृषि कानून है, ये 3 कृषि कानून का जो मॉडल लाया गया, वो मॉडल मुख्यतः पश्चिमी देशों की नकल करके भारत के अंदर लाया गया है। 1970 के दशक में अमेरिका के अंदर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हुए। 1970 के दशक में वहां पर भी इसी तरीके के कानून लेकर लाए गए। मोटे तौर पर कॉन्ट्रैक्ट खेती, इस तरीके के 3 कानून वहां पर भी लाए गए। यानी कि वहां पर भी जो खेती थी उसके अंदर कॉरपोरेट की एंट्री वहां पर की गई खुले तौर पर। यानी कि जो कृषि का बाजार है उसको एक तरीके से हम कहें तो लिबरलाइज वहां पर भी किया गया। अब भारत की बात करने से पहले हमें उस मॉडल को समझना होगा जो अमेरिका से लाया गया, क्योंकि भारत के जो 3 काले कानून, अगर हम इनका गहराई में अध्ययन करते हैं तो ये मुख्य तौर पे जो 1970 के दशक में अमेरिका के अंदर जो कृषि सुधार लाए गए थे उनकी ही ये नकल है। तो 1970 के अंदर जो अमेरिका के अंदर जो सुधार हुए, उससे अमेरिका को कितना फायदा मिला, क्या वहां पर ये मॉडल सफल हुआ या नहीं हुआ, इन बातों का जवाब जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अमेरिका के अंदर 1970 से लेकर 2014 तक जो रिपोर्टें और जो आंकड़े कहते हैं वो ये कहते हैं कि जब से अमेरिका ने खेती का कॉर्पोरेटाइजेशन यानी खेती का व्यापारीकरण या खेती का लिबरलाइजेशन किया है, उसमें यह बात कहीं नहीं मिलती कि अमेरिका के अंदर इस ओपन मार्केट में किसानों के द्वारा फसल बेचने की वजह से अमेरिका के किसानों की आय बढ़ी है। यह एक रिपोर्ट कहती है। तो दूसरी रिपोर्ट यह भी कहती है कि किसानों को आय बढ़ी है। वो क्या है? वो रिपोर्ट यह कहती है कि जब अमेरिका के अंदर ये जो रिफॉर्म्स लाए गए 1970 के दशक में और इन रिफॉर्म्स से किसानों की आय नहीं बढ़ी, तो वहां की सरकारों ने किसानों की आय को बढ़ाने के लिए डायरेक्ट उनको सब्सिडी देना प्रारंभ किया। जब अमेरिका ने किसानों को सब्सिडी देना प्रारंभ किया, तो सब्सिडी देने के बाद में, यानी कि सब्सिडी को जब जोड़ा जाए तब वहां पर किसानों की आय बढ़ी है। यानी कि अमेरिका में किसानों की जो बढ़ी हुई आय है वो शुद्ध आय खेती को लिबरलाइज करने की वजह से नहीं बढ़ी है, खेती को ओपन बाजार में खोलने की वजह से नहीं बढ़ी है। वो आय बढ़ी है अमेरिका की सरकार के द्वारा सब्सिडी देने की वजह से। आज के दौर में 870 मिलियन डॉलर 870 मिलियन डॉलर अमेरिका की सरकार वहां के किसानों के लिए सब्सिडी देती है हर साल। तो मोटा मोटा आंकड़ा यह कहता है कि 1970 के अंदर जो रिफॉर्म्स अमेरिका के अंदर किए गए वो अमेरिका के अंदर पूर्णतः फेल हो गए। तो जब वहां पर वो रिफॉर्म फेल हुए तो वहां की सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए वहां पर क्या किया? मुख्य तौर पर सब्सिडी बढ़ा दी। तो
जो मॉडल हम, जिस मॉडल की नकल करके हम भारत में जिसको लागू करना चाह रहे हैं, वो मॉडल भारत में सफल होने की गुंजाइश बहुत ही ज्यादा कम है। तो पहला जवाब तो यह है कि आखिर ये कानून काले क्यों है, क्योंकि जहां से आपने इन कानूनों की नकल की है वहां पर ये कानून अब तक सफल नहीं हुए हैं, वहां पर ये कानून बुरी तरीके से फेल हुए हैं, और वहां पर किसानों को जो आय बढ़ी है वो सब्सिडी के कारण बढ़ी है, ना कि मुख्य रूप से खेती का बाजारीकरण करने की वजह से बढ़ी है। अब हम करते हैं भारत की बात। भारत के अंदर ये जो तीन काले कानून, मैं खुद इनको कह रहा हूं तीन काले कानून जो सरकार लेकर आई है, भारत में जो किसान है वो छोटे किसान है, यानी जिनके पास में 5 एकड़ की भूमि है। और अगर उन छोटे किसानों में की अगर हम बात करें तो वहां पर 70% किसानों के पास में 2 या 3 एकड़ के अंदर भूमि है। अब जब हमारे पास में इतनी कम भूमि है किसानों के पास में, यानी छोटे किसान ज्यादा है, और अमेरिका के अंदर बड़े किसान ज्यादा है, वहां पर भूमि एक किसान के पास बहुत ज्यादा है, तो जब ये रिफॉर्म्स का मॉडल अमेरिका में इतनी बड़ी संख्या में किसान, एक किसान के पास में ज्यादा एकड़ में जमीन होने के बावजूद वहां पर सफल नहीं हुआ, तो भारत में इतनी कम जमीन किसानों के पास में है तो ये मॉडल कैसे सफल होगा, यह भी एक बड़ा सवाल पैदा करता है। जब हरित क्रांति भारत के अंदर हुई तो उस हरित क्रांति के अंदर जब किसानों की फसल बढ़ी तो उस समय के जो नीति निर्माता थे उनकी ये दूरगामी सोच रही, उनके दिमाग में यह आया कि हरित क्रांति से किसानों की फसल बढ़ेगी, और फसल एक बार बढ़ेगी तो शायद व्यापारी खरीद ले, लेकिन जब बार बार हरित क्रांति से किसानों के बम्पर फसल की पैदावार होगी तो उस फसल को उचित मूल्य पर बाहर का व्यापारी खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, यह सवाल उस समय के नीति निर्माताओं के दिमाग में आया। तो उन्होंने क्या किया, इस समस्या के समाधान के लिए एपीएमसी एक्ट वो लेकर आए, और उस एपीएमसी एक्ट में मंडियों के गठन की बात की गई, और इसके साथ में एमएसपी, जिसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहा जाता है, उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस की भी बात कही गई। यानी कि उस हरित क्रांति से जो पैदावार होगी उनको बेचने के लिए सरकारी मंडियां होनी चाहिए, और उन सरकारी मंडियों में भी ये पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए, अगर कोई फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है तो उस फसल के लिए सरकार एमएसपी वहां पर लागू करेगी, यानी कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उस प्राइस पे मंडी के अंदर और मंडी के बाहर वो फसल बिकेगी। इसमें ऐसा प्रावधान किया गया। तो ये उस समय की सोच थी। अब भारत के अंदर पंजाब और हरियाणा के जो किसान है वो सर्वाधिक एमएसपी का लाभ लेते हैं, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का लाभ लेते हैं, और भारत के जो किसान है उनमें से मात्र 6% किसानों को एमएसपी मिलती है, यानी कि लगभग 95% जो किसान है वो आज भी भारत के अंदर ओपन मार्केट पर निर्भर है। जो ये सरकार ये दावा कर रही है कि ओपन मार्केट आने से किसानों की आय दुगुनी होगी, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो 94 या 95% किसान है जिनकी फसल आज भी एमएसपी पर नहीं बिकती है, उनको क्या वो 94 किसानों को अब तक क्या उनकी इनकम बढ़ी है? क्या उन किसानों को एमएसपी से ज्यादा पैसा मिल रहा है? आंकड़े तो बिल्कुल ऐसा नहीं कहते। तो सरकार का ये जो तर्क है कि ओपन मार्केट करने से या कृषि के लिए बाजार को खोलने से किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी या किसानों को लाभ ज्यादा मिलेगा, तो सबसे बड़ा सवाल है कि जो 94% किसान, यानी कि एमएसपी तो 6% को मिलती है, बाकी 94% रहे, तो उन 94% किसानों के लिए या उन किसानों की क्या अब तक आय बढ़ी है? आंकड़े इसके उलट है। तो कृषि कानूनों में काला यह है। अब एक बात और आती है, वो बात यह आती है कि भारत के अंदर अब तक तकरीबन 7,000 मंडियां हैं।
और उन 7,000 मंडियों में से अधिकांश मंडियां हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इस इलाके में, वहां पर मंडियों में खरीद फरोख्त होती है, एमएसपी पे फसल बिकती है। इसके साथ में ही मैं यहां पर एक और राज्य का आपको उदाहरण दूंगा, वो है बिहार। 2006 से पहले बिहार में मंडियां थी। जो भी फसलों की खरीद होती थी वो मंडियों के मार्फत होती थी। मंडियों का एक अच्छा खासा नेटवर्क था बिहार के अंदर। उस समय के बिहार की जो भी तत्कालीन सरकार थी, उस सरकार ने एपीएमसी एक्ट को ख़त्म कर दिया, मंडियों को ख़त्म कर दिया और पूरी तरीके से जो बिहार का जो एग्रीकल्चर का जो मार्केट था, उस मार्केट को ओपन कर दिया गया, बाजार के हवाले कर दिया गया खेती को 2006 में बिहार को। 2006 से लेकर अब तक 2021 दो स्टेट हमारे पास में, पंजाब और बिहार। बिहार वो स्टेट है जिसने एक तरीके से हम ये कहें तो ये जो भी 3 काले कानून सरकार लेकर आई, इन्हीं का मॉडल सर वहां पर अपनाया। उस मॉडल की क्या हालत हुई, बिहार के जो किसान है वो मजदूरी करने के लिए पंजाब के खेतों में आते हैं। बिहार को आज जाना जाता है तो वो इसलिए जाना जाता है कि बिहार लेबर प्रोवाइड करने के लिए बिहार को जाना जाता है। और पंजाब को आज इसलिए जाना जाता है कि पंजाब लेबर को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है खेती के अंदर, इसलिए पंजाब को जाना जाता है। तो दो मॉडल है हमारे पास में मोटे मोटे। एक मॉडल ये है जो हरित क्रांति के बाद में हमारे पास में आया, जो एपीएमसी का मॉडल है, जो एमएसपी का मॉडल है, और एक दूसरा मॉडल है बिहार का, जहां पर एक परिवर्तन करके देखा गया रिफॉर्म्स के नाम पे उस मॉडल का क्या असर है। तो मैंने आपको समझाया अमेरिका का उदाहरण देके और भारत के अंदर दो राज्यों का कंपैरिजन करके कि किस तरीके से कानून काले हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसके साथ में अभी हाल ही में एक स्टेट है केरला। केरला ने एक मॉडल लाया, केरला एक मॉडल लेकर आया। उस मॉडल में यह कहा गया कि भाई 16 सब्जियां हैं वो एक तरीके से एमएसपी कह लीजिए या कुछ और कह लीजिए, मिनिमम फाइनेंस प्रोग्राम के तहत उन फसलों को, जो सब्जियां थी 16 सब्जियां थी, उनको एक तय राशि पर बेचा जाएगा, उस तय राशि से उसको नीचे खरीदा नहीं जाएगा। ये एक केरला के अंदर ये मॉडल लाया गया। तो केरला के जब मॉडल लाने के बाद में वहां की सरकार ने तय किया कि भाई अगर एमएसपी से नीचे वो फसल नहीं खरीदी जाएगी, सब्जी नहीं खरीदी जाएगी, तो 35 करोड़ सरकार की तरफ से ये फंड बनाया गया है, उससे किसानों को वो सब्जी खरीद ली जाएगी और उनको भरपाई की जाएगी। आश्चर्य होगा आपको ये जानकर, जब सरकार ने ये कानून वहां पर लेकर आई तो वहां पर जो सब्जियां थी वो एमएसपी पे बेची गई, लोगों ने खरीदी, व्यापारियों ने खरीदी, एमएसपी पे बेची गई और सरकार के वो 35 करोड़ थे वो भी खर्च नहीं हुए। यानी कि केरला में ये मॉडल हालांकि सब्जियों पर लाया गया है, कमोडिटीज का नेचर अलग है, लेकिन फिर ये एक तरीके से सफल रहा। तो हमने 3 राज्यों की बात की, पंजाब की बात की, हमने बिहार की बात की, हमने केरला की बात की। एक राज्य के अंदर अलग मॉडल है, 2 राज्यों के अंदर अलग मॉडल है। तो ये जो पूरा तुलनात्मक रूप से मैं आज आपको बता रहा हूं, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से जो सरकार का जो मॉडल रिफॉर्म्स के नाम पे लेके आई है वो भविष्य के अंदर बिल्कुल भी सफल नहीं होने वाला, उसके कोई भी अच्छे दूरगामी परिणाम नहीं होने वाले हैं। अब एक सवाल जो बार बार पूछा जाता है, वो सवाल ये पूछा जाता है कि भाई तो क्या ये जो स्थिति है खेती के अंदर, क्या यही बनी रहनी चाहिए, रिफॉर्म नहीं करने चाहिए? ये सवाल बार बार पूछा जाता है। रिफॉर्म करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए, रिफॉर्म होने चाहिए, लेकिन रिफॉर्म कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। रिफॉर्म इंटरनेशनल बाजार के दबाव में नहीं होना चाहिए। रिफॉर्म देश की खेतीबाड़ी, देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए,
देश की ज़रूरतों को देखते हुए, देश के खेती किसान लोगों की ज़रूरतों को देखते हुए होना चाहिए, और भारत के अंदर प्रैक्टिकली क्या लागू हो सकता है उसको देखते हुए होना चाहिए। तो जब ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि रिफॉर्म के अंदर क्या होना चाहिए, तो रिफॉर्म के अंदर ये होना चाहिए कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे जो ये मॉडल लाया गया, एपीएमसी का जो मॉडल लाया गया, एमएसपी का जो मॉडल लाया गया, उस मॉडल को और ज्यादा दुरुस्त करने की जरूरत है, उस मॉडल को और ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है। जैसा कि आप जानते हैं कि देश के 6% किसानों को एमएसपी का लाभ मिलता है, और अगर हम उनका तुलनात्मक अध्ययन करें तो वो 6% किसान जो 94% किसान है उनसे ज्यादा बेहतर स्थिति में आर्थिक रूप से। तो एक बात तो ये जग जाहिर है कि ये जो मॉडल है जिसमें 6% किसानों को लाभ मिल रहा है एमएसपी के मार्फत, वो मॉडल बेहतर है। तो सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को एपीएमसी यानी मंडियों का ऐसा नेटवर्क बनाना चाहिए। अभी मंडियां हैं तकरीबन 7,000 के करीब, तकरीबन देश के अंदर 45-50 हज़ार के आसपास मंडियों का एक नेटवर्क बनाना चाहिए। हर 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर किसान के पास में मंडी की व्यवस्था होनी चाहिए। रिफॉर्म ये करना चाहिए। दूसरा रिफॉर्म जो खेती के अंदर करना चाहिए वो ये है कि जो 6% किसानों को लाभ मिल रहा है उसी तरीके से बाकी 94 किसानों को भी लाभ मिले। उसके अंदर क्या किया जा सकता है? उसके अंदर सीधा सीधा रास्ता यह बचता है कि जो एमएसपी है उस एमएसपी को कानूनी अमली जामा पहनाया जाए। जब हम बात करते हैं कि एमएसपी को कानूनी अमली जामा पहनाया जाए तो एक सवाल जो बार बार पूछा जाता है वो सवाल ये है कि अब इसका मतलब तो ये हो गया कि भाई अगर सरकार ने एमएसपी को कानूनी अमली जामा पहना दिया तो हर फसल सरकार खरीदेगी एमएसपी पे। ये भ्रांति बार बार फैलाई जा रही है, ऐसा नहीं है। एमएसपी को कानूनी अमली जामा पहनाने का अर्थ यह है कि मंडी के अंदर और मंडी के बाहर जो व्यापारी फसल खरीदेगा वो एमएसपी की जो तय रेट है उस पर खरीदेगा, उससे कम नहीं खरीदेगा। इस बात की गारंटी अगर सरकार किसानों को दे दे कानूनी रूप से, तो मैं ये समझता हूं कि इसके जरिए सरकार का जो भार है, सरकार के ऊपर एक जो दबाव बना रहता है कि एमएसपी के अंदर उसको फसल खरीदनी पड़ेगी, एक तो वो दबाव कम होगा, और जो दूसरा फायदा ये होगा कि किसान जो बाहर के जो व्यापारी है उनको भी एमएसपी पर बाहर से फसल खरीदनी पड़ेगी, मंडियों के अंदर फसल खरीदनी पड़ेगी। तो इससे सरकार को भी फायदा और किसानों को भी फायदा है। तो रिफॉर्म, मोटे तौर पर रिफॉर्म ये करने चाहिए। तो आज हमने बात की विस्तृत रूप से कि किस तरीके से ये तीनों काले कानून काले हैं, इन कानूनों में काला क्या है। मैंने उदाहरण देके आपको तसल्ली से बताया है, समझाया है, और इसी के साथ में मैंने यह भी आपको इस वीडियो में समझाया है कि किस तरीके से सरकार रिफॉर्म ला सकती है, उन रिफॉर्म में क्या हो सकता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।